हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, ये आपका बायोलॉजी फैकल्टी, और हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक पे जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लेक्चर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे और इम्यूनिटी के आगे विषय पे चलेंगे। देखो बॉस, इम्यूनिटी के बारे में मैंने बहुत बेसिक पॉइंट आपको डिस्कशन किए थे और मैं आपको बताऊं कि अगर नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछे जा सकते हैं तो वो यही टॉपिक हो सकता है, इम्यूनिटी। इसमें आप प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, है ना, और ह्यूमरल रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इन सब के बारे में बेसिक पॉइंट याद रखिए। जो चीज मैंने आपसे डिस्कशन की है बेसिक वही क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन इसके ऊपर जनरेट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे और अब सबसे पहले आज आप बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में। टॉपिक बहुत बड़ा एनसीईआरटी ने लिख रखा है, पर मैं आपको एकदम बेसिक पॉइंट पे बताऊं कि व्हाट इज एग्जैक्टली वैक्सीनेशन। यार देखो, वैक्सीनेशन मतलब एक इम्यूनिटी है हमारी बॉडी पे। अब हमें क्या होता है कि जैसे यार हमें जैसे भी पता है प्राइमरी रिस्पॉन्स हमारा स्लो होता है, हम जानने में, परखने में, आइडेंटिफिकेशन करने में, सेल्फ नॉन सेल्फ का आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ा सा डिले करते हैं। अब उस डिले को अगर कवर अप करना है, उसे मतलब अपन चाहते हैं कि अगली बार कोई एंटीजन हमारी बॉडी में और हम उसे फास्ट रिस्पॉन्स दे दें, तुरंत रिस्पॉन्स दे दें, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस मैच खेलना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिस मैच किससे खेलेंगे, या तो उससे या तो उसकी कमजोर टीम से, ऐसा है ना। तो वैसे ही एंटीजेंस जो हमें डायरेक्टली डिजीज कॉज करते हैं, उसी को अगर हम थोड़ा सा एटीन्यूटेड यानी अधमरे तौर पर डाल दें, या फिर थोड़ा सा इनएक्टिव कर दें, या फिर जैसे भी थोड़ा बहुत, या फिर उसका कोई डीएनए स्ट्रक्चर ले लें या फिर कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर ले लें और हम अपनी बॉडी में डाल देंगे। देखो यार, जाओ प्रैक्टिस करके देखो, हमारी बॉडी की थोड़ी प्रैक्टिस करवा दो। हमारी बॉडी में वो आ गया, हम उससे लड़े और लड़ने के बाद हमने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना ली, उसको पहचान लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि यार हम इसको कैसे मार सकते हैं। जब सेकेंड टाइम वो फुल फ्लेजर में आया, लाइव फॉर्म में आया, एक्टिव फॉर्म में आया, तो हम उससे पहले उसे जान चुके थे। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपको पता है हम बहुत रैपिड देते हैं, बहुत फास्ट देते हैं, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में हम उसके अगेंस्ट किल कर देते हैं, उसके मार देते हैं। देखो एक बात बहुत समझना, रिस्पॉन्स दो तरीके के हैं। देखो यार, कोई सेल हमारी बॉडी में आती है, वो एक सेल से हमें नुकसान नहीं है, पता है, एक सेल हमें डायरेक्टली मार नहीं सकती। असल में वो जब हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी उसको देखती है, दोनों अपनी फौज खड़ी करते हैं, दोनों अपनी आर्मी बनाते हैं। ये अपना रेप्लिकेशन करेगा, हमारी एंटीजेंस अपना, एंटीबॉडी अपना रेप्लिकेशन करेंगे, दोनों रेप्लिकेट करेंगे। अब देखो यार, एंटीजन आया है तो वो तो फास्ट रेप्लिकेट करेगा, और हम अपनी एंटीबॉडी को तब रेप्लिकेट करवा पाएंगे, तब बना पाएंगे जब हम उसको जानेंगे, परखेंगे। और जब तक हम उसको जांचेंगे, परखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन करेंगे, तब तक उसका बहुत नंबर हो गया। अब इसके पास बहुत बड़ी आर्मी हो गई, हमारी आर्मी छोटी हो गई, तो यार ये हमारे ऊपर ओवरटेक कर जाएगा। समझ रहे हैं बात को। और अगर वो हमारी बॉडी में आए और हमारी आर्मी उससे बड़ी है तो हम उसको किल कर देंगे। यही है पूरे डिफेंस का मैकेनिज्म, यही है पूरा इम्यूनिटी का मैकेनिज्म, कि भाई कोई एंटीजन हमारी बॉडी में है, उससे पहले ही हम उसको मारने के लिए हमारे पास इम्यूनिटी होनी चाहिए। तो वैक्सीनेशन ऐसे ही काम करता है, यही है वैक्सीनेशन। आइए हम इसके ऊपर थोड़ी सी कहानी को समझ लेते हैं। ये जो वैक्सीनेशन है इसे अपन फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं, ओल्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं, ट्रेडिशनल वैक्सीनेशन कहते हैं। और आजकल जो वैक्सीनेशन बनती है जिसमें हम थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, डीएनए वगैरह का यूज करके, उसे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कही जाती है। वो यूज की जाती है हेपेटाइटिस बी के लिए। आइए समझते हैं मेन कॉन्सेप्ट। देखो यार, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये एक नीट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि इम्यूनाइजेशन किस बात पे बेस्ड है, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। इस बात पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है इसका। अब मेमोरी का कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट टाइम हमने उसे लड़वाया, फिर उसकी मेमोरी बनवा ली, ताकि सेकेंड एनकाउंटर में हम उसका यूज कर सकें। द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस, या हम क्या डालना है, प्रिपरेशन डालना है, तो हम उसमें क्या डालते हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन्स डालते हैं। यार एकदम जिंदा वाला एंटीजन नहीं डाल देना, जिंदा वाला एंटीजन डाल दोगे तो वो आदमी तो जानबूझ के बीमारी फैला दी तुमने। ऐसा बहुत पहले हुआ भी था। जैसे आप पोलियो का वैक्सीनेशन लगवाते हैं ना, ओरल वैक्सीनेशन, उसमें भी एंटीजेंस ही होते हैं। तो बहुत पहले उसको ठंड में रखना पड़ता है। ठंड, आपने कभी पिया हो पोलियो का ड्रॉप तो आपको याद होगा कि वो बढ़िया एक बॉक्स में भर के रखते हैं। अब उस बॉक्स में ठंडा रहता है बढ़िया, लेकिन अगर उसको ठंडी खत्म हो जाए तो आपको पता है वो एक्टिव भी हो जाता है कई बार। सो ये कई बार ऐसा हुआ कि वैक्सीनेशन की वजह से लोगों को बीमारी बचाने के लिए दिया गया था और लोगों को बीमारी हो गई। बहुत साल पहले ऐसा 1976 के आसपास ऐसा होता था। तो याद रखना, उसमें इनएक्टिव फॉर्म में देना है।
पैथोजेंस को। इनएक्टिव फॉर्म में देखना है, वीकेंड पैथोजन देना है, वैक्सीन्स है ना आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, हमारी बॉडी में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि जाओ प्रैक्टिस मैच खेलो। अब कोई नॉन सेल्फ चीज अगर हमारी बॉडी में आएगी तो हमारी बॉडी तो यार उसको क्या करेगी, पहचानेगी, पहले रिकॉग्निशन करेगी, पहचानने के बाद तो हमारी बॉडी ही रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि वो तो इनएक्टिव है, वो तो एटीन्यूटेड है, वो तो अधमरा है, वो तो रिएक्ट कर नहीं पाएगा, हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि हम अधमरे फॉर्म में हमने उसको अपनी बॉडी में डाला है। तो जब हम उसको समझ जाएंगे, धीरे 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 करके हम उसको मार दिए, कोई रिस्पॉन्स है नहीं। कभी कभी ये रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे कभी आपने बचपने में कभी यहाँ पे वो गोल गोल टीके, आजकल तो खैर साइन नहीं बनता पर बचपने में बहुत साइन बनते थे यहाँ पर, ऐसे जो टीके लगते हैं। बच्चों को फीवर आता है, देखना होगा कि उसमें बच्चों को 2 से 3 दिन फीवर आता है, हाई फीवर, वो भी वैक्सीन है। फीवर क्यों आया यार, इंजेक्शन लगाने के बाद फीवर आया, मतलब उसमें एंटीजेंस थे इनएक्टिव फॉर्म में, वो हमारी बॉडी में गए। सोचो जब वो इनएक्टिव फॉर्म में इतना फीवर ला देता है 2 से 3 दिन का, तो एक्टिव फॉर्म में बच्चों को रूबेला, मम्स, मीजल्स ऐसी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो ये वैक्सीनेशन उसी का पार्ट है। The antibodies produced in the body against these antigen would neutralize the pathogenic agent during एक्चुअल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये हमने एंटीबॉडीज बना ली और वो न्यूट्रलाइज कर देगा। जब एक्चुअल इन्फेक्शन, रियल इन्फेक्शन आएगा, हम उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। सो वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी, ये भी मेमोरी बना लेता है और नेक्स्ट टाइम के लिए, दोबारा के लिए, जीवन भर, जैसे आप एक रूबेला का एक बार वैक्सीनेशन लगा लिए, जीवन में दोबारा जरूरत नहीं। मम्स का नहीं है जरूरत, मीजल्स का नहीं है जरूरत, पोलियो का 5 साल की उम्र के बाद जरूरत नहीं है, पर कुछ कुछ चीजों के लिए जरूरत पड़ती है। So B cell and T cell बनाती then recognize the pathogen quickly on subsequential exposure and the overwhelm the invid with the massive production of antibodies। मतलब ये है कि B cell T cell बना के रखा हुआ है, अब वो नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए भी बना के रखा हुआ है। जब नेक्स्ट टाइम एंटीजेंस हमारी बॉडी में आएंगे तो हम फिर उसके बाद मैसिव प्रोडक्शन करेंगे। अगेन वही बात बोला, एंट्री को नहीं रोक सकते, उसकी रेप्लिकेशन को नहीं रोक सकते, पर वो जब रेप्लिकेशन हो रहा होगा, हमारी बॉडी उसको किल करने से, उसके रेप्लिकेट होने से पहले अपने आप को इतना रेप्लिकेट कर ले, इतने नंबर पे बना ले कि वो उसको मार दे। ये कहानी वैक्सीनेशन की होती है। अगले कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द सेम सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस। अभी टेटनस में भी वही केस है, ठीक है। जैसे टेटनस वाले केस में क्या होता है, जैसे किसी को टेटनस हो गया तो टेटनस में क्या करते हैं, हम एंटीबॉडीज बना के डालते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड इन द टेटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडी। तो अगर हमें टेटनस वाले केस में, तो टेटनस वाले केस में हम वैक्सीनेशन नहीं डाल रहे हैं, टेटनस वाले केस में हम इम्यूनाइजेशन डाल रहे हैं। अब टेटनस आपको होने वाला है कि नहीं ये पता है। जैसे आपने कभी सोचा भी है कि जैसे आपको कभी फीवर हुआ, टाइफाइड हुआ, तो बाद में आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट आप पहले से नहीं लेते। चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट आप पहले से नहीं लेते हैं, बाद में भी नहीं लेते हैं। पोलियो का टीका, पोलियो का जो रूबेला का, मम्स का, आपने बचपन में ही ले लिया, आपको बीमारी नहीं हो पाई तो आपने वैक्सीनेशन ले लिया। टिटनेस वाले केस में क्या होता है, जैसे हमें चांस लगता है कि आज हमें वो लोहे से, है ना, आयरन रॉड से लग गया है, तो हम तुरंत एक कोशिश करते हैं कि अगर हम गाड़ी से गिर गए हैं या फिर आयरन रॉड लग गया है तो हम एक टिटनेस का इंजेक्शन ले लें। उस टिटनेस के इंजेक्शन में क्या होता है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज, पहले से बनाई हुई एंटीबॉडीज। उससे क्या होगा, देखो हमारी बॉडी में एंटीजेंस होंगे, तो एंटीजन आएगा तो अभी तो वो स्मॉल अमाउंट में होगा, थोड़े से अमाउंट में होगा। अगर हम पहले से ही बड़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज हम अपनी बॉडी में डाल देंगे तो वो एंटीबॉडी उससे लड़ेंगी और शुरुआती स्टेज में ही मार देगा उसको। तो ये भी एक तरीका है टिटनेस वाले केस में। और क्या बोलते हैं, स्नैक वेनम वाले केस में हम बनी बनाई एंटीबॉडीज डालते हैं, समझ रहे बात को। तो ये आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन है, वो भी मतलब जो बाहर से हमने डाला है पैसिवली। मैंने डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म एंटीबॉडी, एंटीबॉडी से डायरेक्टली डाल देते हैं। एग्जांपल एंटीटॉक्सिन वाले केस में भी होता है। एंटीटॉक्सिन जो एंटी वेनम है, एंटीटोड है, स्नैक वेनम के अगेंस्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्म कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, वो जो भी टॉक्सिन्स होगा, जो भी सांप का जहर होगा, उसके अगेंस्ट हमने जो बनाया हुआ है वो एंटीटॉक्सिन है, ये एंटीबॉडीज है। यहां पर हमने बनी बनाई एंटीबॉडीज डाली है, वो भी आर्टिफिशियल फॉर्म में, समझ रहे बात को। तो ये एक मेथड होता है, इसमें ये यूज करते हैं। इवन इन केस ऑफ द स्नैक बाइट, वही जैसे मैंने आपको बताया, द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज है, पहले से ही उनके पास में प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज पहले से रहेंगी।
पहले से ही प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज बना के, और वो कहां से बनाए, जैसे मैंने आपको बताया था हॉर्सेस के सीरम से। हॉर्स के ब्लड में उनकी एंटीबॉडीज होती है, उससे हम सीरम आइसोलेट करते हैं और उस सीरम से फिर बॉडी में ये सब चीजें बना दी जाती हैं। तो अगेंस्ट द स्नेक वेनम दिस इज टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये पूरा का पूरा जो हम बाहर से बना के देते हैं वो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, जहां पर हमें खुद नहीं बनाना पड़ा। हालांकि वैक्सीनेशन ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है पर आर्टिफिशियल। नीचे का जो टेटनस वाला केस है और जो स्नैक बाइट वाला केस है, इस केस को हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल वाला। ठीक है, तो दोनों आर्टिफिशियल है, ऊपर वाला भी आर्टिफिशियल है, नीचे वाला भी आर्टिफिशियल है। वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल किसके लिए है, आर्टिफिशियल है एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए, और ये जो स्नैक बाइट ये वाला जो एग्जांपल है वो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए आर्टिफिशियल मेथड है। ये मैंने पहले ही आपको हल्का सा डिक्टेट कर दिया था, अभी मैंने और डिटेल कर दिया। बढ़िया बात, आगे समझते हैं वैक्सीनेशन। अब बात ये है भाई, कुछ जैसे वायरस होते हैं उनके लिए हम वैक्सीनेशन जनरली नहीं बना पाते। उनके लिए हमारे पास उनका स्ट्रक्चर ही, जैसे एड्स हो गया है ना, अब एड्स का हम कुछ नहीं बना पा रहे हैं। रीजन यार, एड्स अपने आप को फटाफट चेंज कर लेता है। हेपेटाइटिस बी वायरस का अभी तक हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको पता है। सो हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आप इसको पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम यूज करते हैं कुछ मटेरियल और उसको भी हम वैक्सीन के तौर पर यूज करते हैं। गौर फरमाइएगा, ध्यान से समझिएगा। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आल्सो हैज अलाउड टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजेंस। इससे हम क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया और ईस्ट, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमें कोई मतलब कोई बीमारी होने वाली है, जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है, जस्ट लाइक हेपेटाइटिस बी होने वाली है। अब यार हेपेटाइटिस बी का एग्जैक्ट जो हमारा वायरस है वो अगर हमारी बॉडी में आएगा तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो आने वाला है हमें उसको थोड़ा सा कमजोर फॉर्म में बनाते हैं, पर बनाए तो बनाए कैसे, तो हम उसके जीन को ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर ऐड कर देते हैं। किसके अंदर, ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर ऐड कर देते हैं। ये ऐड करने का भी बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, बस सिंपल सा है, बायोटेक में मैं पढ़ा दूंगा कि यार इसके जीन को एक्सट्रैक्ट करो और उसके बॉडी में डाल दो, ईस्ट और बैक्टीरिया में। अब वायरस का डीएनए हमने बैक्टीरिया और ईस्ट में डाल दिया, उससे वो मटेरियल बना लिया जो हमें डिजीज कॉज करता था, ठीक है, उस पॉलीपेप्टाइड को बना लिया। अब वो उतना एक्टिव तो नहीं होगा जितना ओरिजिनल है, तो उसको यूज कर सकते हैं एज वैक्सीनेशन। एज वैक्सीनेशन हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कहते हैं, इसे ईस्ट से बनाया गया है। ये बात ध्यान रखना। अभी थोड़ा सा आपको हवाई टाइप की चीजें लगेंगी, पर ये रिसेंटली जैसे ही हम बायोटेक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो हमने किया क्या, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हैज अलाउड टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजेंस इन बैक्टीरिया ईस्ट। क्या पूरी लाइन समझ में आई कि एंटीजेनिक जो हमें डिजीज कॉज करेगा वो वाला पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन हमने किस में बना लिया, ऑफ पैथोजन, जो पैथोजन का, पैथोजन कौन होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस। उससे हमने जीन निकाला, जीन को ईस्ट में डाला, बैक्टीरिया में डाला और वहां से हमने पॉलीपेप्टाइड बना लिया। अब ये पॉलीपेप्टाइड जो बना है उसे हम अगर किसी की बॉडी में एंटर करते हैं तो वैक्सीन प्रोड्यूस किया जाएगा। यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेट अवेलेबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट से हम उसे बना लेते हैं, ठीक है। तो वैसा ही है कि मतलब यार ओरिजिनल आएगा तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा, तो उसी की तरह कोई चीज कर ली जाए। जैसे पहले के लोग करते थे ना कि मतलब अगर किसी चीज को मारना है तो वैसी ही कोई चीज से प्रैक्टिस करवा दो, वैसी ही कोई चीज से प्रैक्टिस करवा दो जो उतना ही तेज हो। हाँ, एग्जैक्ट वो ना हो। जैसे मान लो हमें बॉक्सिंग करनी है तो बॉक्सिंग करने के लिए हमें बॉक्सर से ही लड़ना पड़ता है, ठीक है, पर एग्जैक्ट वो बॉक्सर जो हमें बहुत ज़्यादा ना मारे, जो हमारा मतलब कंपोनेंट होगा जिससे हमारी लड़ाई हो रही होगी उससे तो कम ही मारेगा ना भाई, तो उससे हम लड़के अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वैक्सीनेशन का नया मेथड है जो यूज़ किया जाता है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, जिसको अपन मानते हैं। कौन सा वैक्सीनेशन है ये, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। डन, बढ़िया। अब अगले पार्ट में पहुँचते हैं। एक और नई चीज़ है जो इस चैप्टर में होती है, उसका नाम है एलर्जी। अब ये एलर्जी है क्या चीज़ यार, देखो आपकी बॉडी का काम ये है कि आप जो भी कोई भी नॉन सेल्फ मटेरियल आपके सेल बॉडी में आए उसको रिकॉग्नाइज करें। अगर वो अच्छा है तो उसे स्वागत है, बुला ले, और जो अच्छा नहीं है वो उसे एक्सेप्ट ना करे।
अब जस्ट काइंड ऑफ कि अगर आप ये समझे कि खाना भी तो आपके लिए एंटीजन ही है, बहुत सारी चीज़ एंटीजन है, तो आपकी बॉडी जैसे डस्ट हो गया, जैसे स्मेल हो गया, जैसे कि कोई भी परफ्यूम हो गया, कुछ भी हो गया, ये उतनी बुरी चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए, ये बीमारी नहीं फैलाएंगे तुम्हें, है ना। अब तुम्हारी बॉडी को चाहिए कि इसके लिए एंट्री अगर ये लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक है यार, चला आ गया तो कोई बात नहीं, डस्ट है आ गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम्हारी बॉडी ऐसे कुछ मटेरियल्स जो उतने ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, टॉक्सिक नहीं है, जो उतने ज़्यादा पैथोजेनिक नहीं है ना, उनके लिए भी रिस्पॉन्स करने लग जाए, बेवजह का रिस्पॉन्ड कर जाए कि यार नहीं नहीं तुम नहीं आ सकते, तुमको आने की ज़रूरत नहीं है, तुम भागो यहाँ से, तो ये तुम्हारी बॉडी का ओवर रिस्पॉन्स हो गया, तुम्हारी इम्यूनिटी का ओवर रिस्पॉन्स हो गया, और ये ओवर रिस्पॉन्स तुम्हारे लिए सही नहीं है। जस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो हमारे पास कुछ एलर्जन है, जैसे मान लो हमारे पास कुछ एलर्जेंस हैं। अब एलर्जेंस कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास डस्ट है, जैसे हमारे पास माइट्स हैं, माइट्स मतलब वो जो जानवरों के, मतलब बिल्ली हो गई, चूहा हो गया, उनके कुत्ते के बाल वगैरह वगैरह माइट्स हो गए, स्नैल हो गए, ठीक है, मतलब नेल्स हो गए, है ना, और माइट्स हो गए, इसके अलावा स्मेल हो गई, है ना, या कुछ भी हो गई, या पॉलन हो गया, बहुत फेमस तो पॉलन ही है यार, वो पॉलन किसका, वो जिसे कैरोट ग्रॉस कहते हैं उसका पॉलन है। अब ये एंटर किया, ठीक है, अब ये एंटर किया तो हमारी बॉडी में एक सेल है, ठीक है, सो एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल, तो अगली कहानी हो जाएगी, एक नई सेल है जिसका नाम है एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल। तो हमारी अगली एक सेल है जिसका नाम है मास्ट सेल, वो एक्टिवेट हो गई। मास्ट सेल एक्टिवेट हुई, उसने कहा कि यार देखो ये सब आए हैं, हम अपनी बॉडी को बचाएंगे, जबरदस्ती ऐसा एकदम जोश में आ जाता है कि हम इसको बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, तो मास्ट सेल होती है भाई, तो यहाँ पर क्या करता है, ये रिलीज करती है, ठीक है, ये कुछ केमिकल सिक्रेट करती है, ऐसा कहते हैं कि ये सिक्रेशन करेगी। तो मास्ट सेल से एक सिक्रेशन हुआ, अच्छा वाला सिक्रेशन हुआ, और इस सिक्रेशन हुआ दो केमिकल का, ठीक है, गौर फरमाना यहाँ पे, एक का नाम है हिस्टामिन, हिस्टामिन एक केमिकल का नाम है, और एक का नाम है सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन, ये दो केमिकल हमारे पास में हैं। अब इन दो केमिकल की कहानी क्या होती है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन की, कि ये दो रिलीज हो गए भाई। अब रिलीज होने के बाद करते क्या है, इनको काम करना क्या है, इनका उद्देश्य है कि ये एंटीजेंस नहीं आने चाहिए। तो हिस्टामिन क्या होता है, ये है इन्फ्लामेटरी, ये है इन्फ्लामेटरी है ये, ठीक है, और इन्फ्लामेटरी मतलब मान लो अगर हमारी पाइप ऐसी थी, ये हमारा डक्ट था, है ना, सांस लेने की डक्ट थी, या हमारा ट्रैकिया था, ये ऐसा था, इसने बोला यहीं से आते हो, एक काम करो, इसको इस पे इन्फ्लामेशन कर दो, तो ये जो डक्ट है हमारी, उस पे ऐसा सूजन फैला दिया, ये देखो, ये देखो, इन्फ्लामेशन कर दिया। अब इन्फ्लामेशन कर दिया तो वो एंटीजेंस अंदर जा पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। ये बोले वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया, तुमने एंटीजेंस को अंदर जाने से रोक दिया, एंटीजेंस को यहीं पर रोक दिया। सेरोटोनिन ने क्या किया, सेरोटोनिन क्या होता है, इसको अपन कहते हैं वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। अब वासो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होगा जी, ये इसने क्या किया, इसने बोला कि एक काम करो, पूरा ना सिकोड़ देते हैं इसको, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन कर गया। सो जो ट्रैकिया है आपका, ठीक है, जो ट्रैकिया मतलब ट्रैकिया बोलता हूँ, इसमें जो आपकी मतलब ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स वगैरह जो होती हैं एकदम ऐसा सिकुड़ गई। अब ब्रोंक्यूल वगैरह ऐसा सिकुड़ गई तो भी एंटीजेंस नहीं जा पाएगा अंदर। बोले बहुत बढ़िया यार, ये तो मजा आ गया। लेकिन इसको, इस मास्ट सेल को नहीं पता था कि तुम्हारा उद्देश्य ब्रो सिर्फ ये काम करना नहीं था कि एंटीजेंस को रोकना है, तुम्हें सांस भी तो लेनी है, उस रास्ते से सांस भी तो जा रही है, मतलब तुम्हारे दुश्मन ना आ पाए तो तुम रोड खोद दिए, अब तुम कहां से जाओगे, रोड का यही बस काम थोड़ी था कि यार किसी को दुश्मन बस आ रहे थे, वहां से तो हमारा काम भी हो रहा था, तो हम कैसे जाएंगे, अब तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो है, ये दोनों रीजन से होती है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। सो डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये जो ब्रीदिंग होगा उसमें डिफिकल्टी होगी, और इसकी वजह से स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होगी, है ना, ठीक है, रनिंग नोज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और इसी को हम रनिंग नोज होता है, ठीक है, और इसी से एक पॉइंट आता है जिसे अपन कहते हैं अस्थमा। तो मेन चीज़ आपको यही समझना है। अब ठीक है भाई, ट्रीटमेंट क्या करें इसका, ये भी एक बढ़िया पॉइंट आता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में हिस्टामिन है, तो हम यूज़ करते हैं एंटी हिस्टामिन कि यार थोड़ा सा जाओ यार, सूजन वूजन कम करो। ये वो जो पंप वगैरह होते हैं ना, उसमें यही होता है एंटी हिस्टामिन। कुछ अमाउंट में एड्रीनलिन एक हार्मोन है हमारा, वो भी अगर हम यूज़ करते हैं
तो भी ये हेल्प करता है। और इसके बाद कुछ स्टेरॉइड हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है हमारे पास में, ये आपके काम की चीज़ है। पूरा एनसीईआरटी जो भी मैंने वहाँ पर लिखा हुआ सब इतने में लिखा हुआ है कि डस्ट, माइट, स्मेल, पॉलन, दुनिया भर की चीज़ें आपकी बॉडी में एंटर करती हैं, आपकी मास सेल एक्टिवेट हो जाती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज करती है। एक वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, एक इन्फ्लामेटरी है। दोनों जो है ये सब करने के बाद आगे बढ़ती हैं। और यार उनको लगा था यार कि मालिक शाबाशी देगा, वाह क्या बात किया तुमने, एंटीजेंस को रोक दिया, वाह। पर बोले हट बेवकूफ़ आदमी, सांस लेने के लिए बनी हुई थी ये कोई मजाक है क्या? डस्ट इतनी बुरी चीज़ है क्या? माइट्स इतनी बुरी चीज़ है? स्मेल उतनी बुरी चीज़ है? पॉलन उतना बुरा चीज़ है? या फिर क्या बोलते हैं इतनी बुरी चीज़ बनी यार? तो ये होता है एलर्जी। ठीक है, ट्रीटमेंट है एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड, ये सब होता है। सो जब भी तुम नई जगह पे जाते हो, नई जगह पे सडनली अगर कहीं पे जाओगे, स्नीजिंग, वीजिंग, मतलब कोई एक्सप्लेन रीजन नहीं कि क्यों हुआ, पर हो रहा है। जब वहां से आगे चले जाओगे तो सिम्टम डिसअपियर्ड हो जाते हैं अपने आप। जस्ट लाइक कि एसी में चले जाओ, धूल डस्ट में चले जाओ, तो ये सारी प्रॉब्लम तुम्हें आती हैं पर रुक जाती हैं। सम ऑफ द सेंसिटिव और सम पार्टिकल्स ऑफ द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट का जो हमारा कुछ पार्टिकल है उसके लिए हम लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं किसी रीजन से। हालांकि ये माना यह जाता है कि जो सेंसिटिविटी है ना, ये उन लोगों में होती है जो बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड में रहते हैं, या फिर कभी उनका एक्सपोजर नहीं होता है ना, वो कभी डस्ट में नहीं गए, जो कभी धूप में नहीं निकले, जो बहुत ज़्यादा ऐसा है। पर ऐसा नहीं, अब ऐसे भी लोगों को होता है जो दिन भर धूल डस्ट में रहते हैं, फिर वो भी उनको एलर्जी है। तो एलर्जी का कोई रीज़न नहीं है, हालांकि ऐसा माना जाता है। पर अगर बचपने में सही समय पे अच्छे एक्सपोजर हो जाते हैं ना धूल, डस्ट, इन सब चीज़ों से, तो फिर ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसा माना जाता है। तो पार्टिकल्स कोई भी एनवायरनमेंट के हैं, अब वो जो भी हैं, मटेरियल हो सकता है, पॉलन भी हो सकता है, माइट्स भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकता है, कुछ भी है, डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, हर जगह अलग अलग चीज़ों को। किसी को भट्टे से एलर्जी हो जाती है कि बैगन से, है ना, किसी को ना एसी से एलर्जी है, किसी को पंखे से एलर्जी है, किसी को स्मेल से एलर्जी है, किसी को इंसान से एलर्जी है, दुनिया भर की एलर्जी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब ये रीजन के बाद जब निकल कर आता है तो द एग्जैगरेटेड जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का आया है, जबरदस्ती का रिस्पॉन्स आया है कुछ एंटीजेंस के लिए, वही आता है हमारा एलर्जी। इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इसके लिए एक खासकर एंटीबॉडी जानी जाती है जो जबरदस्ती एक्टिवेट हो गई, उसका नाम है आईजीई। मैंने ये आपको डिस्कशन किया था कि आईजीई एंटीबॉडी है जो इम्यूनिटी के एलर्जी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो एलर्जी के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है? आईजीई। ये बात ध्यान रखना, ये ओवर प्रोडक्शन करने लग जाती है और यही रिस्पॉन्ड करती है एलर्जी के टाइम पे। ठीक बात है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस जैसे माइट, डस्ट, है ना, पॉलेंस, एनिमल डैंड्रस, ये सब चीज़ जो होती है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी का क्या होगा? स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, है ना, वाटरी आइज होगी, रनिंग नोज होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब प्रॉब्लम है। एलर्जी रीजन क्या है? केमिकल्स क्या रीजन है इसके लिए? तो केमिकल हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। मैंने आपको बता दिया है कि हिस्टामिन मास्ट सेल से आती है, ये भी मैंने डिस्कशन कर दिया, मास्ट सेल से आती है, और इसकी वजह से द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज और इंजेक्टेड। अच्छा, मान लो अगर आपको डिटर्मिनेशन करना है, पता लगाना है कि ये कैसे हुआ, ठीक है, ये सब कैसे हुआ, हम पता लगाना चाह रहे हैं, तो ये कैसे होगा? पता लगाने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में हल्का हल्का यूज़ कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कभी आपको कोई हेयर कलर वगैरह करा रहे हो ना, कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ करो, तो थोड़ा सा अमाउंट में ऐसे हाथ में लगा लो। अगर खुजली वगैरह हो तो उसे यूज़ मत करो। कुछ मेहंदी है जो आजकल लोग लगाते हैं, उसे अगर लगाने से पहले थोड़ी देर पहले से हाथ में ऐसे हल्का सा लगा लें तो वो आपको पता चल जाएगा आपको एलर्जी है कि नहीं। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा नुकसान, आजकल की जो केमिकल वाली मेहंदी वगैरह भी आती है, मैंने बहुत देखे हैं, पूरा हाथ में सूजन हो जाती है, शादी के दिन ही पूरा ऐसा अजीब सा हाथ हो जाता है, तो वो यूज़ कर सकता है इंसान। ठीक है, सो स्मॉल अमाउंट में पॉसिबल एलर्जेंस को अपनी बॉडी में थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं। इनको अपन यूज़ करेंगे तो क्विकली रिस्पॉन्स जल्दी ठीक हो जाता है, सिम्टम्स एलर्जी के खत्म हो जाते हैं। सो ये मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल की वजह से ही मानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और हमें हर चीज़ से एलर्जी होने लग जाती है। एलर्जी मतलब ज़्यादा सेंसिटिविटी, और ये बात याद रखना, इसके वजह से हमें बीमारियाँ आती, जस्ट लाइक अस्थमा। इसलिए जो बच्चे हैं जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट जो होता है उनको लाइफ में मिला रहता है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है कि भैया बढ़िया बच्चों जब बड़े हों तो बच्चे को छोटे स्टेज में धूल, डस्ट, इन सब से थोड़ा बहुत हैबिचुअल रखना चाहिए ताकि उनकी बॉडी में एलर्जी वगैरह ना आ सके। हर चीज़ खिलाना चाहिए, हर चीज़ के बारे में ना, ज़्यादा पैम्पर करना भी उनकी इम्यूनिटी के लिए ख़राब है। क्योंकि याद रखना, बच्चे जो होते हैं 4-5 साल के, उनके अंदर थाइमस
वेल डेवलप होता है वो कोई भी इम्यूनिटी बना सकते हैं। पर अगर एक बार 5 से 6 साल क्रॉस कर गए, प्यूबर्टी पहुंच गए, तो उसके बाद इम्यूनिटी बनना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिए, पढ़ के रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताएं कि आप नीट से पहले, बोर्ड की एग्जामिनेशन से पहले आप मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन चाहते हैं। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।